बच्चों हम पढ़ रहे थे एक रासायनिक आबंधन और आणविक संरचना, क्लास 11 का 4th चैप्टर जो कि आपका है, और उसमें हमने 2 क्लासेस कर ली है जो कि किस पे आधारित थी, आयनिक बंध पे आधारित थी। ठीक है, अब उसी क्रम में आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे सहसंयोजक बंध के बारे में, कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड से पहले आपने कुछ एक चीज़ें यहाँ पे देखी होगी कि सर आयनिक बंध में क्या होता है कि सर प्लस और माइनस जुड़ता है। ठीक है, Na+ जुड़ा और यहाँ पे Cl- जुड़ा और यहाँ पे किसका निर्माण हो गया, NaCl का निर्माण हो गया। ठीक है, जालक ऊर्जा के बारे में हमने बात की थी वहाँ पे। ठीक है, और पिछली क्लास में हमने वहाँ पे हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है, इसे बोला जाता है जल योजन ऊर्जा के बारे में हमने बात की, काफ़ी डिटेल में वो अच्छा सा कॉन्सेप्ट हमने जान लिया था। ठीक है, अब आज की क्लास में सहसंयोजक बंध के बारे में यदि हम जानते हैं तो इसके पहले आप क्लास 10th में जाइएगा, वहाँ पे आपने एक चीज़ का नाम सुना था, वो क्या था भाई, ऑक्टेट। क्या बोलते थे उसको, ऑक्टेट। ऑक्टेट का मतलब आपने देखा होगा क्या होता है, अष्टक। क्या होता है भाई, अष्टक होता है। अच्छा, कुछ एक चीज़ें यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, उन पे थोड़ा सा गौर करना। यदि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ यहाँ पे सबसे पहले कि हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम। ठीक है, ये सब चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइएगा, मैं लास्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर 11 होता है। अच्छा, इसको यदि मैं लिखना चाहूँ यहाँ पे, इसको यदि मैं लिखना चाहूँ तो इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से भरे जाते हैं। ठीक है, आपको तरीका पता होगा कि सर पहले तो 2 आएंगे, ठीक है, 2 आ गए। अच्छा, बाद में कितने आए यहाँ पे, 8 आए। अच्छा, पहले में 2 आते हैं, दूसरे में 8 आते हैं, लास्ट में बचे कितने, तो आप बोलेंगे सर 1 बचा हुआ है, क्योंकि 11 होते हैं, 1 बचा हुआ है। अच्छा, आप यहाँ पे एक बात देखिएगा कि नियॉन के पास में कितने होते हैं, तो आप बोलेंगे सर 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा, पहले कितने आए, 2 आए, और यहाँ पे क्या आ गया, 8 आ गए दूसरे वाले में। चलो आगे बढ़ते हैं, इसके पास कितने होते हैं, तो आप बोलेंगे सर 9। अच्छा, इसको बताओ मुझे फटाफट से कितना होगा इसका, तो आप बोलेंगे सर 2। ठीक है, अच्छा, दूसरे वाले में कितने हो गए, यहाँ पे 7 हो गए। ठीक है, बात क्लियर है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, ऑक्सीजन की हम बात करेंगे, ऑक्सीजन की हम बात करें यहाँ पे तो 2 आ गए और 6। ठीक है, यही होगा। अच्छा सॉरी, यहाँ पे ये लिख दो, परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8, और ये कितना आ जाएगा, 2 और 6 हो जाएगा। अच्छा, एक बात आपको नजर आ रही है क्या, देखना ध्यान से थोड़ा सा। यदि हम बात करते हैं यहाँ पे हेलोजेंस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, हेलोजेंस कौन कौन से दिखाई दिए अब तक, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे हमने बात की है किसकी, फ्लोरीन की, 2 और 7। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में मैं बात करूंगा किसकी, कभी क्लोरीन की यदि मैं बात करूंगा 17, तो उसको मैं क्या लिखूंगा, 2, 8, 7। ठीक है, तो ये भी हेलोजन में आता है। तो हेलोजेंस में आपको एक बात नजर आ रही है कि सर लास्ट में कितने हैं, यहाँ पे 7 हैं। ठीक है, अच्छा, आप मुझे बताओ कि फ्लोरीन में और क्लोरीन में लास्ट में कितने कितने हैं, तो आप बोलेंगे सर 7 हैं। अच्छा, इनको अपना अष्टक पूरा करने के लिए, अष्टक क्या होता है कि जो सबसे बाईं जो कोश होता है ना यहाँ पे, इसको समझो कि सबसे बाईं कोश है, उसमें यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन आपके हो जाए। ठीक है, तो यदि इनको यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं तो ये क्या करे, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन इनके पास में हैं, इनको कितने चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक तो किसी से भी जाकर के मांगो, दे देगा आराम से। ठीक है, और वहाँ पे जैसे ही इन्होंने इलेक्ट्रॉन लिया तो यहाँ पे इन्होंने क्या लिया है, लोन ही तो लिया है ना किसी से, तो लोन लेते हैं तो इसका मतलब क्या लिया, ऋण ले लिया, और ऋण ले लिया तो इनके ऊपर ऋणावेश आ गया, इसलिए तो बोला जाता है Cl- F-। ठीक है, और जितने इलेक्ट्रॉन लेते हैं उतनों में माइनस को लिख देते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो 1 माइनस, ज़्यादा क्यों देना। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई कि जैसे ही इन्होंने 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से लिया तो इनके पास में कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 8 हो जाएंगे। ये Cl से क्या बन जाएगा, Cl- बन जाएगा, ऋणावेश इसके माथे पे लिख देंगे। ठीक है, अच्छा, अगली हम बात करते हैं यहाँ पे सोडियम की। देखो, सोडियम की यदि हम बात करें यहाँ पे, तो सोडियम को आपको नजर आ रहा होगा कि 2, 8 और 1। ठीक है, अच्छा, इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए क्या चाहिए। ठीक है, 2 कंडीशन हो सकती है कि सर या तो ये यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लें। ठीक है, बाहरी कोश में कितने, तो आप बोलेंगे सर 1 इलेक्ट्रॉन है, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले। भाई 7 इलेक्ट्रॉन है, बहुत बड़ी रकम है। ठीक है, कोई देगा नहीं, तो एक काम करो ना कि 7 इलेक्ट्रॉन उधार लेने से तो बढ़िया है, सोडियम बोलता है कि 7 इलेक्ट्रॉन उधार लेने से तो बढ़िया है कि मैं यहाँ पे जो 1 इलेक्ट्रॉन है ना उसको मैं त्याग दूं। जैसे ही मैं 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दूंगा तो मैं यहाँ पे किस में परिवर्तित हो जाऊंगा भाई, यहाँ पे मैं किस में परिवर्तित हो जाऊंगा, यहाँ पे अब Na+ में परिवर्तित हो जाऊंगा। ठीक है,
मैं यहाँ पे Na+ में परिवर्तित हो जाऊँगा, ठीक है। ये इसका लिखा हुआ था, यहाँ पे कितने आ जाएंगे 2 और 8। अब यहाँ पे मैंने प्लस ही क्यों लिखा, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे त्यागा है। अब आपको दुनिया की रीत पता है कि सर त्यागता कौन है, जिसके पास बहुत सारा धन होता है, ठीक है। और धन होता है इसका मतलब धनी है, रिच पर्सन है, ठीक है। तो एक छोटी सी ट्रिक है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, क्योंकि ये धनी है तो इसके ऊपर हम धनायन लगा देंगे और यहाँ पे इसका अष्टक अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे पूरा हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले ही मैं इसी चीज़ की बात करूँगा, अष्टक की, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, कोवेलेंट बॉन्ड में सबसे बेसिक की बात ये है कि अष्टक जो पूर्ण रहेगा, ठीक है, वहीं पे आपका बंध बनने वाला है, ठीक है। वो सब चीज़ें आगे जानेंगे। पहले देखो अष्टक नियम क्या है, उस बारे में थोड़ा सा जानो। इस सिद्धांत के अनुसार परमाणुओं का संयोजन संयोजक इलेक्ट्रॉनों के एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर स्थानांतरण के द्वारा अथवा संयोजक इलेक्ट्रॉनों के सहभाजन के द्वारा, सहभाजन बोले तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, होता है। इस प्रक्रिया में परमाणु अपने संयोजकता कोश में अष्टक प्राप्त करते हैं। इससे क्या बोला जाता है, अष्टक का नियम बोला जाता है। यानी कहने की मतलब ये है, कहने का सीधा सीधा तात्पर्य ये हो गया कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं, ठीक है, वो क्या कर सकता है, दूसरे अपने पड़ोसी से वहाँ पे शेयर कर सकता है। और जो ये कॉन्सेप्ट है कोवेलेंट बॉन्ड का, कोवेलेंट बॉन्ड का जो आपका कॉन्सेप्ट है वो किस पे बेस्ड है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के सहभाजन पर ये आधारित है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। बढ़े आगे। अच्छा जी, कोवेलेंट बॉन्ड किस पे आधारित है, यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे आधारित है। अच्छा, इसके बाद में एक और चीज़ हम पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि हमारा अगला टॉपिक होगा VBT। वो किस पे आधारित रहेगा, वो रहेगा शेयरिंग ऑफ एरियाज। यहाँ पे तो हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं, वहाँ पे जो एरिया जो रहता है उसको शेयर किया जाता है, ठीक है। वो हम अगली क्लास में जानेंगे, पहले इसको जान लो। अच्छा जी, अब यदि हम बात करते हैं तो मैंने क्या बोला है कि सर 8 इलेक्ट्रॉन आपके पास में होनी चाहिए, ठीक है। वैलेंसी शेल जो है, यानी कि जो आपका संयोजी कोश है, वैलेंसी शेल को क्या बोला जाएगा, संयोजी कोश जो है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो आप बोलेंगे सर 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। चलो जी, अब आप बोलेंगे सर 8 इलेक्ट्रॉन किसके पास होते हैं, तो देखिए कैसे नहीं होते। इधर देखो, हमने बात की थी यहाँ पे, आपको आवर्त सारणी जब मैंने पढ़ाई थी तो लास्ट में क्या था, यहाँ पे लास्ट में क्या था, ऐसा ही कुछ था, आर्गन, ठीक है, ऐसा ही था, हेमा, नीलिमा और करिश्मा, ऐसा कुछ, ठीक है। अब उठा लो, किसी को भी उठा लो, ये दोनों उठा लो, नियोन को उठाओ। नियोन की हम बात कर रहे थे, परमाणु क्रमांक कितना, 10, ठीक है, 2, 8। आर्गन की बात करो, परमाणु क्रमांक कितना, 18, ठीक है, क्या बोलेंगे, 2, 8 और यहाँ पे कितने, 8। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि जो भाई यहाँ पे बाहर वाला कक्षक है, बाहर वाला सॉरी कोश जो है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी 8 इलेक्ट्रॉन है। और गिन लो, यहाँ पे 8 और 2 10 हो गए, और यहाँ पे कितने हो गए, 8 8 16, 16 और 2 18 हो गए, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं आनी चाहिए। अच्छा, तो ये बात तो समझ में आ गई कि सर जो जितने भी यहाँ पे नोबल गैसेज रहती हैं, जो भी यहाँ पे नोबल गैसेज रहती हैं, उनमें जो संयोजी कोश होता है, ठीक है, वहाँ पे क्या होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होता है। यानी कि जितने भी भाई एटम्स है ना, ठीक है, जितने भी एटम्स है ना, वो क्या करते हैं, वो यहाँ पे नोबल गैस जैसा बनना चाह रहे हैं, ठीक है, कि हमारे पास में बाहर वाला जो कोश हो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, बढ़िया आराम से चैन से जिंदगी निकले, स्थायित्व अच्छा वहाँ पे उनको मिल जाए, ठीक है। यानी कि प्रत्येक एटम जो है वो क्या करना चाह रहा है, नोबल गैस जैसा यहाँ पे अपना जो स्थायित्व है वो प्राप्त करना चाह रहा है, ठीक है। तो देखना भाई, यदि हम बात करते हैं यहाँ पे तो देखिएगा, यदि हम बात करें यहाँ पे तो अच्छा, ये यहाँ पे नियोन लिख लो, इसको Na लिखेंगे यहाँ पे, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन। यदि इनके बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, संयोजी कोश की हम बात करें तो यहाँ पे क्या होगा भाई, NS2 NP6, इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो क्या होता है, NS2 NP6 आपको नजर आता है। इसका मतलब क्या है कि आप देख लीजिए, 6 और 2, ठीक है, 6 और 2, यानी कि ऑक्टेट यहाँ पे कंप्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ रहे हैं। अच्छा, जब ऑक्टेट कंप्लीट है इसका मतलब क्या हो गया, ये सर स्टेबल है, ठीक है। अपवाद के स्वरूप देखना चाहें तो अपवाद के स्वरूप में इसको तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट है। लेकिन
नोबल गैसेस में आपने सबसे ऊपर क्या देखा था, हीलियम देखा था। हीलियम का जो परमाणु क्रमांक होता है, ठीक है, वो कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर हाइड्रोजन हीलियम 2 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 होता है। इसमें क्या आ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ठीक है, तो इसको तो ऑक्टेट बोल नहीं सकते, इसको एक नाम दिया गया है, वो क्या है, ड्यूप्लेट, ठीक है। यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन है तो उसे तो ऑक्टेट बोला जाएगा, लेकिन हीलियम जो है उसके पास में तो 2 हैं, तो उसे क्या बोला जाएगा, ड्यूप्लेट यहाँ पे बोला जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें छोटी छोटी आपके एग्जाम में आती रही हैं, ये चीज़ें आपको ध्यान भी रखनी है। अच्छा, अगली चीज़ देखना भाई, स्थायित्व प्राप्त करने के लिए प्रत्येक तत्व अक्रिय गैसों की तरह अपना अष्टक पूर्ण करने की कोशिश करता है। बिल्कुल सही बात है, यही तो मैं बता रहा था अभी। स्थायित्व प्राप्त करने के लिए जो प्रत्येक तत्व रहेगा वो क्या करेगा, अक्रिय गैसों की तरह अपना अष्टक पूर्ण करने की कोशिश करेगा, क्योंकि अष्टक पूरा है तो वहाँ पे स्टेबिलिटी बढ़िया बनी रहेगी, आराम से पूरी ज़िंदगी निकलेगी। अब एक बात ध्यान रखना, यदि हम बात करते हैं यहाँ पे सहसंयोजक बंध के लिए, सहसंयोजक बंध के लिए जो स्थायित्व होता है इलेक्ट्रॉन के साझे से प्राप्त होगा, ठीक है। चलो जी, अब एक और बात ध्यान रखना, संयोजी कोष, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था, एक शब्द आया था संयोजी कोष, ठीक है, वैलेंशियल। अब संयोजी कोष जो होता है ना, वो क्या होता है, सामान्यतः जो बाहर वाला जो कोष होता है ना, बाहर वाला जो कोष होता है ना, वो होता है, लेकिन सर सामान्यतः यहाँ पे लिख दिया उसको, सर आपने यहाँ पे डार्क भी कर दिया, हाईलाइट भी कर दिया, तो उसका कुछ ना कुछ अपवाद निकल के आएगा, बिल्कुल आएगा। आपने संक्रमण धातु, संक्रमण तत्व देखे थे, ठीक है। संक्रमण तत्व कौन सा था, तो आप बोलेंगे सर डी ब्लॉक के जो तत्व थे, संक्रमण तत्व थे, उनमें मैंने क्या बताया था, उनमें मैंने एक और बात बताई थी आपको कि सर जो अंतः n-1d जो कोष होता है वो भी क्या होता है, वहाँ पे संयोजी कोष होता है, ठीक है। यानी कि जो सामान्यतः हम बात करें जनरली, तो सबसे बाहर वाला जो कोष होगा वो वहाँ पे वैलेंस शेल होगा, यानी कि संयोजी कोष होगा। लेकिन यदि हम बात करें यहाँ पे डी ब्लॉक के तत्वों की, वहाँ पे क्या होगा, जो अंतः n-1d जो कोष होता है वो वहाँ पे, वो भी वहाँ पे क्या होता है, वैलेंस शेल होता है, ठीक है। बात आई, बात समझ में, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, तो ये आपको एक अपवाद स्वरूप ध्यान रखना है। चलो जी, अगले हम बात करते हैं यहाँ पे। अब मैंने आपके सामने यहाँ पे लिख दिया वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन से, पूरी की पूरी बातें लिख दी, ठीक है। तो स्टार्टिंग करेंगे यहाँ से कि हाइड्रोजन है और यहाँ पे लिथियम है, तो ये पूरा वर्ग लिख दिया, ये पूरा लिख दिया, ये पूरा लिख दिया। यानी कि ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोलता हूँ कि भाई बोरॉन है, उसका कितना होता है, Np1 होता है, कार्बन का Np2, तो आप बोलेंगे सर इनके जो नीचे आ रहे हैं उनका नहीं होगा, नहीं, ये पूरे के पूरे वर्ग के लिए होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। यदि हम बात करते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन हीलियम, सॉरी हाइड्रोजन लिथियम, ठीक है, नीचे क्या आएगा, हलीना, सोडियम वगैरह इस तरह के आते रहेंगे, ठीक है। तो उन सब के लिए क्या होगा भाई, NS1 होगा। अच्छा, इसके यदि हम बात करते हैं आगे, तो ध्यान दीजिएगा, सबसे लास्ट वाले की बात कर रहा हूँ सिर्फ मैं, NS2 होगा। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, Np1, यानी कि NS2 Np1 होगा, यहाँ पे Np2 Np3 Np4 Np5 Np6। लेकिन आप बोलेंगे सर ये याद करने की जरूरत है, सीधा आप एक काम करो ना, जो संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन है वो याद करा दो, तो कोई दिक्कत नहीं, तुम उनको याद कर लो, ठीक है, तुम उनको याद कर लो, कोई लोड नहीं है। तो संयोजी कोष में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम कैसे याद करेंगे, वही वापस से हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, और इसके नीचे के जितने भी रहेंगे ना, सब में यही पैटर्न रहेगा। क्या, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है भाई। अब इनको एक बार चेक भी कर लेते हैं कि सर वैलेंस शेल में क्या यही इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं क्या। तो सबसे पहले उठा लो, किसी को भी उठा लो, ठीक है, बोरॉन को ले लेते हैं। बोरॉन की यदि हम बात करें तो बोरॉन का जो परमाणु क्रमांक होता है, तो आप बोलेंगे कितना होता है भाई, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ठीक है, 5 होता है, तो ये 5 हो गया। अच्छा, इसको यदि लिखा जाएगा तो कैसे भरेंगे भैया, 2 और 3, तो आप बोलेंगे सर बोरॉन के लिए चेक करो यहाँ पे क्या 3 ही आ रहा है क्या, बिल्कुल सही बात है, 3 ही यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, इसको हटा देते हैं, 3 ही यहाँ पे आपको नज़र आएगा, ठीक है, यानी कि बोरॉन तो हो गया। अच्छा, अगला किसको देखना चाहते हैं आप, नाइट्रोजन को यदि देखना चाहें तो नाइट्रोजन को देख लो। नाइट्रोजन की हम बात करें तो बताओ फटाफट से कितना होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, 7 हो गया, 7 पे आ जाओ। अच्छा, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा आप बताओ फटाफट से, 2, 5, तो आपको नज़र आ रहा होगा कितना हो गया, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, देखो भाई क्या 5 ही आ रहा है क्या, बिल्कुल सही बात है। अच्छा जी, अगली हम बात करते हैं यहाँ पे, सर एक काम करो, ऑक्सीजन को ले लो, ऑक्सीजन का कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर ऑक्सीजन का होता है 8, तो ये कितना हो जाएगा, 2, 6, ठीक है। तो क्या आपको यहाँ पे 6 नज़र आ रहा है क्या, बिल्कुल, यानी कि सभी आपको यही पैटर्न मिलने वाला है, कुछ गलत नहीं है, ठीक है, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, सिर्फ ये ध्यान रखना है। और नोबल गैसेस देख लो, यहाँ पे नियोन आ गई तो ये 8 आ गया। अच्छा, हेलोजन्स की बात करें तो लास्ट में 7 होते हैं,
ठीक है। हेलोजन की बात करें तो लास्ट में 7 होते हैं, और यहाँ पे यदि हम बात करें नोबल गैसेस की तो 8 यहाँ पे होते हैं, ठीक है। चलो जी, अब इस कहानी को थोड़ा सा ध्यान से समझना। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अब मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ पे धीरे धीरे करके स्ट्रक्चर्स पे आ रहा हूँ, ठीक है। किससे बात करेंगे हम यहाँ पे, स्ट्रक्चर्स की हम बात करेंगे। अच्छा, स्ट्रक्चर्स की यदि हम बात करें तो सबसे पहला स्ट्रक्चर जो मैं लेना चाह रहा हूँ यहाँ पे, वो क्या ले रहा हूँ यहाँ पे, हाइड्रोजन, H2 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। H2 का मतलब क्या है, तो आप बोलेंगे सर H2 का मतलब हो गया 2 हाइड्रोजन, ठीक है। 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है। अच्छा, इस वाले हाइड्रोजन के पास में, अच्छा इसके पहले एक चीज़ और बता देता हूँ आपको। जो लुईस कॉन्सेप्ट था, ठीक है, उसमें उन्होंने, लुईस ने क्या किया था, एक स्ट्रक्चर दिया था, ठीक है, उसे बोला जाता है डॉट स्ट्रक्चर बोला जाता है। डॉट स्ट्रक्चर, लुईस का डॉट स्ट्रक्चर है, वो किस प्रकार आधारित है उसको एक बार थोड़ा सा ध्यान से देख लो, है ना। जैसे कि मैं बात करता हूँ यहाँ पे किसकी, हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के पास में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप बोलेंगे सर 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसको मैं किससे दर्शा दूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन लिख दिया, ठीक है। जैसे कि मैं बात करता हूँ ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के पास में यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे ऑक्सीजन के पास में टोटल कितने होते हैं संयोजी वैलेंसी शेल में, तो आप बोलेंगे सर यहाँ इसके पास में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसको मैं किस प्रकार से दर्शाऊंगा, ऑक्सीजन, ये हो गया 6, ठीक है। ये लुईस का यहाँ पे प्रतीक निरूपण है, ठीक है, लुईस का, ये लो जी, ये डॉट हो गया। अच्छा, यहाँ पे कार्बन की हम बात करें तो कार्बन के पास में कितने हैं, तो आप बोलेंगे सर 2 4, यानी कि वैलेंस शेल में कितने हो गए, 4 हो गए। तो इसको कैसे दर्शाऊंगा मैं, ऐसे करके 2 यहाँ पे 4 हो गए, ठीक है। अच्छा, नाइट्रोजन की हम बात करते हैं तो नाइट्रोजन के पास में कितने होते हैं, तो आप बोलेंगे सर 2 और 5, 5 हो गए, तो 5 कर लो, 1 2 3 4 5, ठीक है। यानी कि जितने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स है ना, उतने डॉट हमने उसके आसपास लगा दिए, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें, ये तो हमने पहले ही पढ़ी हुई है। हमारा मेन मुद्दा क्या है, हमारा मेन मुद्दा यहाँ पर है कि सर H2 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, H2 की हम बात कर रहे हैं। आप बताइएगा कि जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने हैं इसके पास में, तो आप बोलेंगे सर 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास में भी कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है, दोनों के पास में 1 1 इलेक्ट्रॉन है। अब दोनों के पास में 1 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इनको तो क्या करना है, अपना अष्टक पूर्ण करना है। लेकिन यहाँ पे बात की किसकी की जा रही है, यहाँ पे हाइड्रोजन की जा रही है। तो सर यहाँ पे अष्टक नहीं, यहाँ पे सर ड्यूप्लेट की हम बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, यदि हम बात करें तो ये यहाँ पे क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, ठीक है, यानी कि ऐसा वाला, और ये हाइड्रोजन इससे 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, यानी कि ऐसा वाला यहाँ पे स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल जाएगा। यानी कि जो इनके इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो क्या कर लेंगे, एक दूसरे से शेयर कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अगली हम बात करते हैं यहाँ पे किसकी, F2 की। अच्छा, F2 की जैसे ही बात आती है तो ध्यान दीजिएगा, फ्लोरीन की हम बात कर रहे हैं, फ्लोरीन यहाँ पर है और एक फ्लोरीन यहाँ पर है। अच्छा, वैलेंस शेल में कितने होते हैं, तो आप बोलेंगे सर फ्लोरीन की हम बात करें तो फ्लोरीन क्या है भैया, हेलोजन है, 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अच्छा, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके पास यदि, तो ध्यान दीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7, ये 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसी प्रकार से हैं, ये लो, इसी प्रकार से हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, इनको क्या करना है, अपना अष्टक यहाँ पे पूर्ण करना है। अब इनको अपना अष्टक पूर्ण करना है, यानी कि इनको अपने बाहरी जो कोश है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इस वाले के पास में कितने हैं, 7 है। तो अब ये क्या करेगा, इसका 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, यानी कि ये यहाँ पे इसको शेयर कर लेगा, ठीक है। इसके पास में भी कितने हैं, 7 हैं, तो ये यहाँ पे क्या कर लेगा भैया, इसका 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर यहाँ पे कर लेगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने कितने शेयर हुए हैं, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे 1 1 हुआ है, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बनेगा, ठीक है, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। अगली हम बात कर रहे हैं यहाँ पे किसकी, O2 की हम बात कर लेते हैं। किसकी बात करेंगे अब यहाँ पे, O2 की। अगला क्या है, O2। O2 की यदि हम बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, O2 में आपको एक चीज नजर आएगी कि सर ऑक्सीजन ये रहा, ठीक है, दूसरा ऑक्सीजन ये रहा। पहले ऑक्सीजन की हम बात करते हैं यहाँ पे, तो उसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आप बोलेंगे सर ऑक्सीजन की बात करें तो वैलेंस शेल में कितने होते हैं, 6 होते हैं। और वो 6 किस प्रकार से देते हैं, उस चीज़ को थोड़ा समझना। 1 2 3 4 5 6, क्या यही है, क्या यही कहानी है क्या, ठीक है। अच्छा, यही कहानी है। अब इसको थोड़ा समझना ध्यान से, यदि यही कहानी है तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझो कि यही कहानी इसके साथ में होनी चाहिए, 2 3 4 5 6, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो ऑक्सीजन है उसको कितने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए, तो आप बोलेंगे सर ये वाला हो या फिर ये वाला हो, अष्टक पूरा करने के लिए ऑक्सीजन को भैया 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, क्योंकि 6 तो इनके पास में पहले पड़े हुए हैं। तो अब ये क्या करेगा, यहाँ पे ये वाला जो ऑक्सीजन है ना, ये इसको बोलेगा भैया आप एक काम करो ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स मेरे साथ में शेयर कर लो, ठीक है।
अब इसने क्या किया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स भी इसके साथ में शेयर कर लिए, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे इस वाले ऑक्सीजन ने भी बोला कि भैया आप भी हेल्प कर दो थोड़ी सी, तो इसने भी यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लिए। अब आप मुझे एक बात बताइएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने शेयर हुए हैं, तो आप बोलेंगे सर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं तो बॉन्ड भी कितना बनेगा यहाँ पे, डबल बॉन्ड, जिसे बोला जाता है द्विबंध, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा था, 1 इलेक्ट्रॉन साझा कर रहे थे, तो वहां पे सिंगल बॉन्ड बन रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो द्विबंध बनेगा, 3 की यदि बात होगी तो वहां पे ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, जो कि हम अब देखेंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गई, इतनी तो कहानी आपको क्लियर हो जानी चाहिए अभी तक, ठीक है। क्या क्या था, हाइड्रोजन था, ठीक है, हाइड्रोजन 1-1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड इन्होंने बना लिया। अच्छा, अगली बात की यहाँ पे किसकी भाई, F2 की। तो यहाँ पे देखो भाई 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 7 हुआ, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और ये यहाँ पे 7 हुआ। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, 1-1 इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ और यहाँ पे क्या बना लिया, सिंगल बॉन्ड बना लिया। अच्छा, यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे इसके वैलेंस शेल में कितने हैं, 6 हैं, इसके वैलेंस शेल में कितने हैं, 6 हैं, तो इनको अष्टक पूरा करने के लिए कितने चाहिए, 2 चाहिए, तो यहाँ पे 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, डबल बॉन्ड बनाएंगे, ये लो कहानी खत्म, ठीक है। अब एक ट्रिपल बॉन्ड वाला उदाहरण भी देख लो, यहाँ पे नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन की हम बात कर लेते हैं, N2 की हम बात करते हैं अब। अच्छा, N2 हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक है, कितने पे है, 7 पे है। तो आप देखेंगे यहाँ पे इसका कितना होता है, नाइट्रोजन 1 यहाँ पे, 1 नाइट्रोजन यहाँ पे, ठीक है। वैलेंस शेल में कितने हैं, 5 हैं, वैलेंस शेल में कितने हैं, 5 हैं। तो देखिएगा 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5। अच्छा, आप एक बात बताओ मुझे कि इसके वैलेंस शेल में 5 है, इसके में 5 चाहिए, इसको कितने चाहिए पूरा करने के लिए, तो आप बोलेंगे 3 चाहिए, इसको भी कितने चाहिए, 3 चाहिए। तो भैया 3 सामने रखे हुए हैं, ये इसको तीर मारेगा और ये इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, और इसकी हम बात करें तो ये भी इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, ठीक है। और यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया कि नाइट्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है। तो देख लीजिएगा N2 के बीच में यहाँ पे कौन सा बॉन्ड आ गया, ट्रिपल बॉन्ड आ गया, क्यों, क्योंकि 3-3 इलेक्ट्रॉन्स ये शेयर किए जा रहे हैं, ठीक है भाई, क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। बढ़ जाए आगे, चलो जी, अब देखना, अब बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना। अब हम यहाँ पे लुईस स्ट्रक्चर तो बना ही रहे थे, अब वहाँ पे देखना कुछ एक नियम, कुछ एक कायदे, कुछ एक कानून है, ठीक है। अब यदि हम कंपाउंड की हम बात करते हैं, ठीक है, कोई भी मान लीजिए कुछ और कंपाउंड आ गया, ठीक है, उसमें अपन यहाँ पे केंद्रीय परमाणु को कैसे पहचानेंगे, उस चीज़ को थोड़ा सा देखना है, ठीक है। यानी कि नियम है कुछ, तो सबसे पहले तो केंद्रीय परमाणु की हम बात करेंगे। केंद्रीय परमाणु कौन सा होगा, सेंट्रल एटम कौन सा होगा। सेंट्रल एटम वो होगा जो संख्या में क्या हो, न्यूनतम हो, यानी कि संख्या में जो सबसे कम जो रहेगा वो क्या होगा, सेंट्रल एटम रहेगा, ठीक है। और जो क्या हो, बड़ा हो, ठीक है, साइज में बड़ा हो, जिसकी विद्युत ऋणता क्या हो, कम हो, ठीक है, जिसके पास संयोजी कक्षक यहाँ पे उपस्थित हो। जैसे कि हम बात करें यहाँ पे SO3 और XeF4, तो यहाँ पे आपको सीधा ही नजर आ रहा है कि यदि मैं यहाँ पे सेंट्रल एटम लेना चाहूँ, केंद्रीय परमाणु लेना चाहूँ, तो संख्या में न्यूनतम देख लो, सल्फर है और यहाँ पे ज़ेनॉन है, तो इनको ही मैं क्या ले लूँगा, यहाँ पे सेंट्रल एटम ले लूँगा। सेंट्रल एटम कहाँ पे कायम आएगा, ये आगे हम समझेंगे, अभी इन चीज़ों को समझ लो। अच्छा, अगली हम बात करते हैं, तो ये क्या करते हैं अपन, जब भी स्ट्रक्चर बनाते हैं ना कुछ, वहाँ पे ये सब चीज़ें काम आती है, उसके ये नियम है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने क्या देखा, सेंट्रल एटम किसको डिसाइड किया, सर जो सबसे बड़ा हो, ठीक है भाई, आ गई बात समझ में, सर जो सबसे बड़ा हो। उसके बाद में हम बात करते हैं सर जो संख्या में न्यूनतम हो, ये भी बात क्लियर है। अच्छा सर, अगली बात, संख्या में तो न्यूनतम है लेकिन सर विद्युत ऋणता भी कम होनी चाहिए, ठीक है, और संयोजी कक्षक यहाँ पे उपस्थित हो, ठीक है, इनमें से कोई सी भी कंडीशन यहाँ पे चल जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। अच्छा, हाइड्रोजन की हम बात करते हैं, तो हाइड्रोजन हमेशा क्या करेगा, टर्मिनल स्थिति पर जुड़ेगा। टर्मिनल का मतलब क्या होता है, जो अंत वाली स्थिति होती है ना, अंतिम, ठीक है, बाहर, तो अंतिम स्थिति पे ये जुड़ेगा। और ये कौन से बॉन्ड से जुड़ेगा भाई, एकल बंध से, सिंगल बॉन्ड से ये हमेशा जुड़ेगा। जैसा कि आप CH4 की संरचना में देख सकते हैं कि कार्बन तो सेंट्रल एटम है क्योंकि संख्या में न्यूनतम हो गया, और हाइड्रोजन के टर्मिनल यानी कि बाहरी, ऐसे समझो कि अंतिम स्थिति पे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये टर्मिनल पोजिशन पे यहाँ पे जुड़ गया, किसके साथ में, सिंगल बॉन्ड के साथ में। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन को अपना ड्यूप्लेट पूरा करने के लिए एक ही तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है, तो वहां पे क्या करेगा, इससे आराम से जाकर के जुड़ जाएगा, ठीक है भाई। अगला नियम भी समझ में आ गया।
अगली हम बात करें तो ऑक्सीजन सदैव टर्मिनल स्थिति पर होगा, ठीक है, और द्विबंध से जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि लास्ट के जो अंतिम कोश होता है उसका कितना होता है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने चाहिए? 2 चाहिए। डबल बॉन्ड हमेशा बनाएगा, ठीक है, या फिर ये उपसहसंयोजी बंध बनाएगा। उपसहसंयोजी बंध आगे हम पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसके बाद वाला टॉपिक है, वीवीटी के बाद में जब हम पढ़ेंगे वहाँ पे उसको समझा दूंगा, ठीक है। अच्छा जी, CO2 की हम बात कर रहे हैं। CO2 को ध्यान से समझना। CO2 की यदि बात की जाए तो CO2 की यदि बात की जाए तो आपको एक चीज़ नज़र आ रही है कि सर यहाँ पे सेंट्रल एटम किसको माना जाएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर यदि हम बनाते हैं तो सेंट्रल एटम किसको माना जाएगा, तो मैं बोलूँगा सर कार्बन को। क्यों सर? क्योंकि सर ये संख्या में न्यूनतम है। अच्छा जी, एक ऑक्सीजन इधर लगा दो, एक ऑक्सीजन इधर लगा दो। अच्छा, कार्बन के पास में वैलेंसी शेल में कितने हैं? बोलो भाई, 4 हैं। 1 2 3 4। अच्छा, ऑक्सीजन के पास में कितने हैं? तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे ऑक्सीजन के पास में 6 होते हैं। 1 2 3 4 5 6। अच्छा, इसके पास में भी 1 2 3 4 5 6। क्लियर है यहाँ तक बात? अच्छा, आप मुझे एक बात अब ध्यान से देख करके बताओ, इसको, इस वाले ऑक्सीजन को यहाँ पे अपना अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स किससे लेगा? तो ये बोलेगा सर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन की ये वाले ले लो, ठीक है। यानी कि इसके बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्होंने लिए हैं। अच्छा, यहाँ पे देखो, अभी इसके पास में यहाँ पे ये हो गया। अब ये लो, अष्टक पूरा का पूरा कंप्लीट है। कार्बन का चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ऑक्सीजन का देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, इस वाले ऑक्सीजन का 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी कि CO2 का स्ट्रक्चर आपको इस तरह का नज़र आ जाएगा। क्लियर है बात? कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। यानी CO2 का आपका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं ऋणावेश की। ऋणावेश सामान्यतः अधिक विद्युत ऋणी जो परमाणु होता है, अधिक विद्युत ऋणी जो परमाणु होता है उसको ही दिया जाएगा। जैसे कि हम बात करें यहाँ पे कभी स्ट्रक्चर की हम बात कर लेते हैं, CO3 -2 का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो ऋणावेश है ना, ये मैं किसको दूँ ये मेरे को समझ में यहाँ पे नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट दे दिया कि सर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है आप उसको यहाँ पे ऋणावेश दे सकते हो। तो उन्होंने बोल दिया चलो ठीक है। यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे कार्बन को देखता हूँ, ऑक्सीजन को देखता हूँ, तो ये तो देखने से पता चलता है कि सर ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भाई ज़्यादा है कार्बन से। तो मैं जो यहाँ पे ऋणावेश दूंगा वो किसको दे दूंगा? यहाँ पे ऑक्सीजन को दे दूंगा। अच्छा, कितना ऋणावेश है? -2 है, तो दोनों को बराबर बराबर बांट देंगे यहाँ पे। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर आपको किस प्रकार से नजर आएगा, ध्यान से समझना। CO3 था, CO3 -2 था। अच्छा, सेंट्रल एटम किसको लेकर के चलूंगा? तो देखोगे आप कार्बन को लेकर के चलो। चलो भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कार्बन को लेकर के आप यहाँ पे सेंट्रल एटम चल सकते हो। अच्छा, ऊपर एक ऑक्सीजन यहाँ चिपका देता हूँ, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे। अच्छा, आप मुझे सबसे ऊपर से चलना स्टार्ट करो। इस वाले ऑक्सीजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो आप बोलेंगे सर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इस ऑक्सीजन के पास में वैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, इस कार्बन के पास में कितने हैं? तो आप बोलेंगे 1 2 3 4, ठीक है। अच्छा, अब यदि इसको यहाँ पे अपना अष्टक पूरा करना है तो ये क्या करेगा? ये वाला ऑक्सीजन जो है इससे यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेगा। यानी कि ये किससे जुड़ जाएगा? यहाँ पे डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा। तो अब देखो उसके पास में 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा सर, यहाँ पे -2 भी था, तो -2 तो किसको देंगे? ऑक्सीजन को ही तो देंगे। तो एक माइनस मैंने इसको दे दिया, एक माइनस मैंने इसको दे दिया। इसका मतलब ये हो गया कि इनके पास में पहले कितने यहाँ पे यदि हम बात करते हैं यहाँ पे माइनस लिया है ना, तो देखो यहाँ पे पहले कितने थे? 1 2, ठीक है, 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे इन्होंने एक और ले लिया, ठीक है, तो इनके पास में यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। और यहाँ पे हम इसको 7 कर देंगे, ठीक है। 7 डॉट बना लेना यार, है ना, ये दिक्कत कर रहा है थोड़ा सा। इसको फिर से लिख देता हूं मैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब ये यहाँ पे क्या करेगा? ये लो सिंगल बॉन्ड से जुड़ गया, क्योंकि -1 दिया है ना इसको। -1 देने का मतलब क्या है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन बाहर से ले लिया, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही इसने बाहर से लिया तो इसका भी अष्टक यहाँ पे पूरा हो जाएगा, क्योंकि अब इसके पास पे पहले तो 6 हुआ करते थे, एक और ले लिया 7 हो गए, क्योंकि माइनस साइन हमने यहाँ पे इसके ऊपर
लगा दिया, ठीक है। तो इसको यहाँ पे क्या करेगा, अब एक इलेक्ट्रॉन की ही जरूरत पड़ेगी, तो ये कहाँ से शेयर करेगा, जो कार्बन का जो एक इलेक्ट्रॉन है उससे शेयर कर लेगा, ये वाला यहाँ पे कार्बन के दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन से शेयर कर लेगा। क्या इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अरे समझ में आ रहा नहीं आ रहा, बढ़े आगे, चलो जी आगे देखो। ये पहले तो हमने किसकी बात की थी, ऋणावेश की बात की थी। अब यहाँ पे किसकी बात करेंगे, धनावेश की बात करेंगे। धनावेश हमेशा किसको दिया जाएगा, कम विद्युत ऋणी परमाणु को, या फिर जिसका अधिक विद्युत, या फिर जो अधिक विद्युत धनी परमाणु हो, जैसे कि NO2+ है। इसमें यदि हम बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो यहाँ पे ऑर्डर रहेगा वो क्या होगा कि सर नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहेगी वो किससे कम रहेगी, ऑक्सीजन से। तो ऑब्वियस है किसको देना पड़ेगा सर, जिसका यहाँ पे जिसके ऊपर क्या होगा यहाँ पे भाई, जिसका कम विद्युत ऋणी परमाणु जो हो, ठीक है। तो कम कौन सा है, नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन को यहाँ पे हम पकड़ा देंगे और उसका आपको स्ट्रक्चर को इस प्रकार से नजर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा NH3 को देखना भाई, मैं NH3 का स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूँ। NH3 का स्ट्रक्चर देखना किस प्रकार से बनेगा, यहाँ पे NH3, ठीक है। NH3 की हम बात कर रहे हैं, तो आप मुझे सबसे पहले देख करके बताइए कि जो यौगिक आपके सामने रखा हुआ है उसमें वहां पे सेंट्रल एटम में किसको मानूं, तो NH3 सर संख्या में न्यूनतम नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन को मैं यहाँ पे सेंट्रल एटम बोल सकता हूं, ठीक है भाई। नाइट्रोजन को आपने सेंट्रल एटम बोल दिया। अच्छा अब आप एक बात बताइएगा कि नाइट्रोजन का जो वैलेंसी शेल होता है उसमें कितने होते हैं, तो आप बोलेंगे सर 1 2 3 4 5, ठीक है। यही होती है कहानी। अब एक बात ध्यान से समझना, हाइड्रोजन कितने हैं, तो आप बोलेंगे 3 हैं, तो 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन। अच्छा 1 1 1, ये कहानी होती है इनकी। अच्छा एक बात मुझे ध्यान से देख करके बताओ, यहाँ पे इस हाइड्रोजन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो आप बोलेंगे 1, तो ये 1 इससे जुड़ जाएगा। अच्छा इसको कितना चाहिए, 1, ये इससे जुड़ जाएगा, ये इससे जुड़ जाएगा। अब जो यहाँ पे ये एक्स्ट्रा जो पूरा का पूरा एक पेयर बच गया ना इलेक्ट्रॉन्स का, जो इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पे एक पेयर बच गया ना भाई, उसे ही बोला जाता है लोन पेयर। उसे ही क्या बोला जाता है, लोन पेयर, ठीक है। तो यहाँ पे NH3 के स्ट्रक्चर में हमें क्या देखने को मिला है कि एक लोन पेयर यहाँ पे नाइट्रोजन के पास में बचा हुआ है, ठीक है। तो NH3 में क्या देखने को मिला कि सर हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ गए, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, और यहाँ पे जो नाइट्रोजन है उसके पास में क्या हो गया भाई, यहाँ पे एक लोन पेयर रह गया। अगले हम बात करते हैं H2O की। H2O को समझना थोड़ा, H2O। H2O में आप मुझे बताइएगा, H2O में सेंट्रल एटम में किसको मानूं, तो आप बोलेंगे सेंट्रल एटम सिंपल है, संख्या में जो न्यूनतम हो, ऑक्सीजन है, ठीक है। अच्छा H2 है तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन आएगा। अच्छा अब जैसे जैसे मैं ये स्ट्रक्चर ये बनाते जा रहा हूँ ना, ये आपको जो मान के चलो कि ये याद ही करना है, ठीक है, क्योंकि जब भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा ना तो ऐसा नहीं है कि आप उसको बना करके देखोगे, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ध्यान होना चाहिए, ठीक है। वैसे तो मैं सिखा ही रहा हूँ। अच्छा हाइड्रोजन की हम बात करते हैं यहाँ पे, तो इनके पास में कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन। अच्छा इसके पास में कितना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये होता है, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6। अच्छा आप एक बात बताओ मुझे ध्यान से थोड़ा सा, यहाँ पे यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे इस हाइड्रोजन की, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो आप बोलेंगे सर 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाएगा। यहाँ पे इसको भी 1 चाहिए, ये जुड़ जाएगा सिंगल बॉन्ड से। सर यहाँ पे क्या हो गया, 2 यहाँ पे लोन पेयर बच गए, 2 यहाँ पे लोन पेयर बच गए, यानी कि H2O में जो ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर होते हैं, ठीक है, वो कितने हो जाएंगे, यहाँ पे लोन पेयर की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। लोन पेयर का मतलब क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स का जो पेयर होता है उसे ही बोला जाता है क्या, यहाँ पे लोन पेयर बोला जाएगा, ठीक है। चलो जी, तो ये यहाँ पे स्ट्रक्चर देख लिया, H2O का स्ट्रक्चर किस प्रकार से आपको नजर आने वाला है। तो आपने किस किस का स्ट्रक्चर देखा, NH3 का देख लिया, H2O का देख लिया, इसके पहले CH4 का देख लिया था, ठीक है। अच्छा उसके पहले आपने किसका देखा था, यहाँ पे भाई CO3-2 का स्ट्रक्चर देख लिया। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अब इसके नियम के अपवाद, लुईस का जो नियम है उसके कुछ अपवाद भी अपवाद बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो अब नए जो कंपाउंड बनने वाले हैं यहाँ पे, उनको हम यहाँ पे कुछ और नाम दे देंगे, ठीक है। थोड़े से इंग्लिश के नाम भी हैं, बुक में भी वही दिए हुए हैं, तो आपको ये थोड़े से ध्यान रखने पड़ेंगे। सबसे पहला जो अपवाद रहेगा, ठीक है, उसमें क्या हुआ है, कुछ एक ऐसा कंपाउंड मिला, एक ऐसा यौगिक मिला, वहाँ पे क्या हुआ कि उस वाले में जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ठीक है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो क्या हो गए भाई, वहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन से कम हो गए, ठीक है।
यानी कि ऐसा कंपाउंड जिसमें नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है, 8 से कम है। तो आप बोलेंगे सर 8 से कम है यानी कि कम है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या हुई है, डेफिशिएंसी हुई है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे क्या हो गई, कमी हो गई। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स की यदि यहाँ पे कमी हो गई तो इसे क्या बोला गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। क्या बोला गया भाई मेरे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, इसी चीज को बोला गया। क्लियर है इतनी बात, बढ़े आगे। अच्छा, इसको यदि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड बोला गया है तो सर इसमें कौन कौन से यहाँ पे कंपाउंड आए हैं, तो सबसे प्यारा कौन सा, BeCl2। ठीक है, यदि BeCl2 को यदि मैं देखना चाहूँ तो इसका स्ट्रक्चर आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, स्ट्रक्चर में आप देखेंगे तो आप सबसे पहले मुझे बताइएगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। सबसे पहली बात तो यह है कि सर बेरिलियम को सेंट्रल एटम मानना पड़ेगा, संख्या में न्यूनतम है, तो कितना पे आ गया, 4 पे आ गया। ठीक है, अच्छा 4 पे आया है तो आप मुझे बताइए यहाँ पे, ठीक है 4 पे आया है तो वैलेंस शेल में कितने हैं इसके पास में, 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो 2 यहाँ पे हो गए, 1 यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया। अच्छा, क्लोरीन यहाँ पे, क्लोरीन यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे अभी तक नहीं है। अच्छा, इस क्लोरीन को यहाँ पे, इस वाले क्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो आप बोलेंगे सर इसके पास में कितने हैं, 7 हैं, इसको एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा सिंगल, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बन गया। इस वाले क्लोरीन के पास में भी सिंगल बॉन्ड बन गया। लेकिन पता है यहाँ पे एक चीज हो गई, कौन सी, समझेंगे थोड़ा। अब इस बेरिलियम के हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं। तो ध्यान से समझना, इस बेरिलियम के मैं इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने जा रहा हूं, 1 2 3 4। ठीक है, शेयरिंग किया है ना। ठीक है, दूसरे वाले का भी तो इलेक्ट्रॉन लिया है, एक तो खुद का, एक इधर वाले का, एक खुद का, एक इधर वाले का, 4 इलेक्ट्रॉन्स। जबकि हम क्या बोलते हैं यहाँ पे कि 8 इलेक्ट्रॉन से यदि कम हो गए, ठीक है, ऑक्टेट यदि यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है तो उसे ही हम क्या बोल देंगे यहाँ पे भी, हाइपोवैलेंट कंपाउंड। ठीक है, क्या बोल दिया जाएगा उसको, हाइपोवैलेंट कंपाउंड। इनके बेरिलियम के यदि BeCl2 में यदि हम देखते हैं तो बेरिलियम के पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है, अब सेम केस किसके साथ में है, BF3 के साथ में है। अच्छा, BF3 में ध्यान से समझो, BF3 का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होगा। अच्छा, BF3 में बोरॉन जो रहेगा वह सेंट्रल एटम रहेगा, 2 और ये 3 हो गया। ठीक है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 3 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 9 होता है, तो कितना आ जाएगा, 2 और 7। ठीक है, यानी कि हेलोजन जो होते हैं उसके पास में कितने होते हैं, 7 होते हैं वैलेंस शेल में। अच्छा, अब इस चीज़ को ध्यान से समझना, 7 हैं, उसको यहाँ पे अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितने चाहिए, तो आप बोलेंगे सर 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो यहाँ से एक तो इससे ले लेगा, एक इससे ले लेगा, एक इससे ले लेगा, और यहाँ पे इसके 3 यूज में आ गए। लेकिन भाई बात तो समझ में आ गई, फ्लोरीन तो अपना काम कर गया, लेकिन भैया यहाँ पे क्या बच गया, भैया यहाँ पे बोरॉन यहाँ पे थोड़ा सा चक्कर में पड़ गया। कैसे, अब बोरॉन की यदि गिनना चाहें तो गिनो यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, फिर से गिन लो, गलती हो गई हो तो, 1 2 3 4 5 6, और 6 तो भैया 8 से कम होता है। यानी कि यहाँ पे बोरॉन के पास में कितने आए, 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड हो गया। क्लियर है इतनी बात। ठीक है, बढ़े आगे। अब इसका एक और ध्यान रखना उदाहरण, B2S6 जिसे बोला जाता है क्या, डाई बोरॉन जिसे बोला जाता है। आप सीधा सिर्फ एग्जाम्पल ध्यान रख लो। ठीक है, अगली हम बात करते हैं यहाँ पे किसकी, हाइपरवैलेंट कंपाउंड। अगली बात किसकी करेंगे, हाइपरवैलेंट कंपाउंड। वो तो क्या था, हाइपोवैलेंट, ये क्या है, हाइपरवैलेंट कंपाउंड। अच्छा, हाइपरवैलेंट कंपाउंड का मतलब ये है कि सर उसमें तो क्या हो रहा था, 8 इलेक्ट्रॉन से कम, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा ही हो जाएंगे। कैसे, ध्यान से समझना। और इसी को क्या बोला जाएगा, सुपर ऑक्टेट या फिर इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड। उसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड बोल रहे थे, इसको इलेक्ट्रॉन धनी यौगिक बोला जाएगा। ठीक है, अच्छा एग्जांपल देखिएगा, PCl5, ठीक है, SF6, दोनों को साथ में समझ लो। यदि मैं बात करता हूं यहाँ पे PCl5 में और SF6 में, तो आपके दिल से बिल्कुल आवाज आनी चाहिए कि सर केंद्रीय परमाणु आप किसको मानेंगे, यहाँ पे फॉस्फोरस को और सल्फर को यहाँ पे केंद्रीय परमाणु मान लेंगे। ठीक है, मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है भैया। ये लो, फॉस्फोरस यहाँ पे आ गया। अच्छा, क्लोरीन कितने हैं, PCl5 5 क्लोरीन है, आसपास चिपका दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लोरीन के पास में यहाँ पे 7 होते हैं। ठीक है, हेलोजन है ना, तो क्लोरीन के पास में कितने होते हैं भाई, 7 होते हैं वैलेंस शेल में। तो उसको 1 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो यहाँ पे क्या करेगा, सिंगल बॉन्ड बना लेगा हर कोई यहाँ पे। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, फॉस्फोरस की यदि बात की जाएगी तो फॉस्फोरस का जो परमाणु क्रमांक होता है 15 होता है शायद, है ना, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस। अच्छा, कितना भरा जाएगा, 2 8 5,
चलो जी 5 है तो 5 तो काम आ गए, लेकिन यहाँ पे यदि मैं इलेक्ट्रॉन्स अब गिनना चाहूँ यहाँ पे तो ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए किसके पास में, फॉस्फोरस के पास में। तो सर ये यौगिक तो यहाँ पे बनना ही नहीं चाहिए ऑक्टेट रूल के हिसाब से, लेकिन ये यौगिक बनता है। तो अपवाद वही तो है, जहाँ पे केमिस्ट्री का नाम वहीं पे अपवाद स्टार्ट। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि इसे क्या बोला जाएगा अब, हाइपर वैलेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स से ज़्यादा हो रहे हैं। अगला एग्जाम्पल SF6, सल्फर की हम बात कर रहे थे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? सोडियम से। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, उसके बाद में क्या आएगा भैया? सल्फर। ठीक है, अच्छा इसमें देखेंगे कितने पे आ रहा है ये, यहाँ पे 16 पे आ रहा है। अच्छा 16 पे आ रहा है तो 2 8 और ये कितना हो जाएगा भाई? यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक है, 2 8 6 सही है। अच्छा यानी कि ये यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके वैलेंसी शेल में है। तो यहाँ पे फ्लोरीन है तो फ्लोरीन 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 फ्लोरीन। अच्छा फ्लोरीन के पास में कितने होते हैं? तो आप बोलेंगे सर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए इनको। तो ये क्या करेंगे? यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। सिंगल बॉन्ड बना दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे सल्फर के एक बार गिनो यार, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये लो 12 इलेक्ट्रॉन आ गए। यानी कि ये क्या हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो गए। तो इसे क्या बोल देंगे हम? यहाँ पे हाइपर वैलेंट कंपाउंड बोल देंगे। ठीक है, और देखना चाहो तो IF7 को देख लो और XCF2 को आप देख सकते हो। ठीक है, XCF2 में आपको एक चीज़ नजर आएगी कि यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे 3 लोन पेयर आपके बचेंगे। ठीक है, कितने लोन पेयर बचेंगे? यहाँ पे 3 लोन पेयर आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, अच्छा IF7 में देख लो स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होगा और 7 का डबल ही कर लो ना। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन्स आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा जेनॉन में देख लो, जेनॉन में कितने हो रहे हैं? तो आप बोलेंगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये सब क्या होंगे? यहाँ पे हाइपर वैलेंट कंपाउंड होंगे। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत कोई समस्या यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। बढ़ जाएं आगे। चलो जी अब बढ़ते हैं आगे। अगला है क्या? और इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, जिसे बोला जाता है क्या? विषम इलेक्ट्रॉन। ठीक है, विषम इलेक्ट्रॉन प्रजाति, प्रजाति तो मत बोलो इसको, विषम इलेक्ट्रॉन ही बोल दो। ठीक है, प्रजाति तो क्या बोलना, विषम इलेक्ट्रॉन यानी कि और इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो एग्जांपल है NO, अगला क्या है? NO2, अगला क्या है यहाँ पे? ClO2। NO2 का स्ट्रक्चर आपके सामने यहाँ पे रखा हुआ है। अच्छा इस स्ट्रक्चर में आप क्या देखते हैं कि नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन की हम बात करें तो नाइट्रोजन के पास में कितने होते हैं? तो आप बोलेंगे सर 2 5। ठीक है, ये होता है 7 होता है ना, तो 5 हो गए। अच्छा 5 हुए तो यहाँ पे किस प्रकार से होंगे? तो आप देखेंगे 1 2 3, ठीक है, और यहाँ पे 4 5। ठीक है, अच्छा ये जो साइन है ना, ये वाला जो साइन है तीर मार के, ये एक्चुअली कोऑर्डिनेट बॉन्ड का है। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब आगे हम कोवलेंट बॉन्ड के बाद में जानेंगे, ठीक है, तो उसके बारे में समझ में आ जाएगा आपको, तो अभी उस पर ध्यान मत दो। इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि यहाँ पे दोनों शेयर कर लेते हैं। ठीक है, जो पूरे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको देखेंगे आगे। अच्छा इस पे आओ, यहाँ पे इस बात पे ध्यान दो थोड़ा सा। ऑक्सीजन है, इसको कितने चाहिए थे? तो आप बोलेंगे इसको 2 चाहिए थे। ठीक है, ये 2 इसने यहाँ से ले लिया। अब यदि मैं यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर देख पा रहा हूँ तो यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? तो आप बोलेंगे सर 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 7। ठीक है, इसका मतलब ये होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने यहाँ पे दिए हैं। ठीक है, जितने इसको चाहिए ना उतने दिए हैं। तो इसके पास में कितने हो गए? 7 हो गए। तो ये और इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अच्छा इसमें यदि देखा जाएगा ClO2 में, तो यहाँ पे भी आपको यही नजर आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे आपको 9 इलेक्ट्रॉन्स नजर आएंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को देख करके घबराना नहीं है। ठीक है, ये पूरा अच्छे तरीके से मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी सिर्फ आपको यहाँ पे एग्जांपल्स ध्यान रखने हैं। ClO2 NO2, तो यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है बात? तो 7 और 9 जो होते हैं वो क्या होते हैं? संख्या में विषम होते हैं, इसलिए उनको क्या बोल दिया गया है यहाँ पे? और इलेक्ट्रॉन स्पीसीज उनको बोल दिया गया है। ठीक है, चलिए अब कहानी को बढ़ाते हैं थोड़ा सा आगे। अब इसमें एक बात और देखने लायक है कि सर लुइस ने यहाँ पे स्ट्रक्चर तो बना दिए, लेकिन यहाँ पे कुछ एक जो ड्रॉबैक्स हैं वो यहाँ पे लुइस के रह गए। ड्रॉबैक्स कौन कौन से हैं इस बातों को देख लीजिए। ठीक है, पहला ड्रॉबैक तो ये था, यानी कि कमियाँ जिसे बोल सकते हैं। पहला ड्रॉबैक, पहली कमी तो ये थी कि जेनॉन जो है वो क्या करती है? यहाँ पे रिएक्ट कर लेती है। यानी कि आपने देखा होगा जेनॉन के बहुत सारे कंपाउंड प्रकृति में पाए गए हैं। ठीक है, तो सर ये रिएक्ट कैसे कर रही है? ये तो क्या है? अक्रिय गैसें हैं, नोबल गैसेज है ना ये तो ये यहाँ पे क्यों यहाँ पे रिएक्ट कर रही है? यानी कि नोबल गैसेज जो है, नोबल गैस
जो है ये कैसे यहाँ पे रिएक्ट कर रही है उसको ये समझा नहीं पाया। यानी कि इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ, नोबल गैसेज लाइक जिनोन जो है वो रिएक्ट क्यों कर रही है, ठीक है, इसको ये समझा नहीं पाए। और दूसरी जो है यहाँ पे मॉलिक्यूल का जो शेप होता है, ठीक है, मॉलिक्यूल का जो शेप होता है उसके बारे में भी ये बता नहीं पाए। यानी कि दो बड़ी कमियां यहाँ पे रह गई हैं। पहली बात तो ये है कि सर नोबल गैसेज है, नोबल गैसेज को अक्रिय गैसें बोला जाता है। अक्रिय गैसें यानी कि जैसे किसी से क्रिया नहीं करती है, लेकिन फिर भी देखा जाता है HCF4 पाया जाता है, ठीक है, HCF2 पाया जाता है। ये सब चीज़ें क्यों पाई जा रही है? क्योंकि वहाँ पे जो ज़ीनान है वो तो अक्रिय गैस है, वो तो यहाँ पे भैया रिएक्ट नहीं करनी चाहिए, तो इसको तो ये भैया भी नहीं बता पाए। यहाँ पे एक और कमी क्या रह गई कि भाई जो मॉलिक्यूल का शेप था उसको तो बता के जाओ, इन्होंने मना कर दिया कि नहीं हमसे ना हो पा रहा। तो अब इसके लिए जो हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है, वो VBT कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, वहां भी अपने को पता नहीं चलेगा, ठीक है, वहां भी हमें शेप पता नहीं चलेगा। अब देखो इसके थोड़े से आगे हम बढ़ते हैं, तो एक चीज है जो कि आपके सिलेबस में भी है, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। H2 हम यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन की बॉन्डिंग हम यहाँ पे करा रहे हैं। अच्छा एक बात आपको पता है कि यदि मुझे यहाँ पे H2 बनाना है तो आप क्या बोलेंगे कि सर H2 कैसे बनेगा? H2 का मतलब हो गया सर हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है भाई, इतनी बात आई समझ में। अच्छा एक हाइड्रोजन का मैं यहाँ पे इस प्रकार से बना रहा हूँ, ठीक है, एक एटम यहाँ पे इस प्रकार से है, ध्यान से समझना, प्लस प्लस। अच्छा इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे पड़े हुए हैं? तो आप बोलेंगे सर इलेक्ट्रॉन बाहर रखो, अंदर क्या करोगे? ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, इतनी बात क्लियर है? अरे हाँ कि नहीं, सही है भाई। अब आगे यदि मैं बढ़ना चाहूँ तो मुझे बताओ यहाँ पे ये वाला इलेक्ट्रॉन इससे अट्रैक्ट होगा, ये वाला इससे अट्रैक्ट होगा, यानी कि अट्रैक्शन जो है, यानी कि जो अट्रैक्शन है वो क्या होगा भाई मेरे यहाँ पे रिपल्शन से ज़्यादा होगा, तभी जाकर के क्या होगा, बॉन्ड बनेगा, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अच्छा एक बात अब ध्यान से देख करके बताएंगे, यदि मैं आपसे पूछता हूँ कि भैया पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, क्या बोला मैंने, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बिल्कुल फटाफट यहाँ पे आंसर करेंगे क्योंकि पहले ही पढ़ा हुआ है, तो KQ1 Q2 अपॉन R, ठीक है, आयनिक बॉन्ड में बता दिया था ये वाली चीज़ तो। अच्छा आप एक बात मुझे बताएंगे ध्यान से, यदि इसका फॉर्मूला KQ1 Q2 अपॉन R होता है तो इससे अपन क्या समझते हैं? सर इससे ये समझा जाता है, इससे ये समझा जाता है, पहली बात तो ये कि सर K तो यहाँ पे कांस्टेंट है। अच्छा Q1 की हम बात करेंगे तो आप मुझे बताएंगे Q1 जो है यहाँ पे Q1 और Q2 क्या है? तो आप बोलेंगे सर दो चार्ज हैं, पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं, दो चार्ज हैं। अब ऐसे ही तो होगा ना कि एक बार एक इलेक्ट्रॉन ये वाला होगा और यहाँ पे ये नाभिक इसका होगा, ठीक है, यानी कि Q1 ये होगा तो Q2 ये होगा, Q1 यदि ये होगा तो Q2 ये होगा, यानी कि इन दोनों में से Q1 Q2 को चुना जाएगा, इन दोनों में से Q1 Q2 को चुना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे भी चुन लो आप, यहाँ पे जो Q1 रहेगा और जो Q2 रहेगा उनमें से एक तो प्लस होगा और एक माइनस होगा, इतनी बात तो हमें क्लियर है। यानी कि एक तो प्लस होगा, मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, इसको मैं ले रहा हूँ, इस इलेक्ट्रॉन को ले रहा हूँ और इस नाभिक को ले रहा हूँ, इस नाभिक का चार्ज कितना? प्लस। अच्छा इसका इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना? तो आप बोलेंगे सर ये माइनस है, ये तो पॉजिटिव है और ये क्या है? नेगेटिव है। यानी कि जो ये रिजल्ट आने, अच्छा ये जो R है यहाँ पे, ये क्या कभी नेगेटिव हो सकती है क्या? रेडियस जो है वो क्या कभी नेगेटिव हो सकती है क्या? सर कैसी बात है, कर रहे हो, रेडियस तो नेगेटिव हो ही नहीं सकती है। तो कहने का तात्पर्य ये है, और ये जो यहाँ पर है ना ये पॉजिटिव है। तो आप मुझे बताओ जो पोटेंशियल एनर्जी आने वाली है यहाँ पे वो टोटल किस में आएगी? तो आप बोलोगे सर यहाँ पे कुछ भी कर लो, पोटेंशियल एनर्जी माइनस में ही जाने वाली है। अच्छा एक बात मुझे देख करके और बताओ, यदि मैं यहाँ पे अब मैं यहाँ पे एक बात बोलना चाह रहा हूँ कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या यहाँ पे 1/R है क्या? बोलो भाई, पोटेंशियल जो एनर्जी है वो क्या R के यहाँ पे रेसिप्रोकल है क्या? यानी कि R यदि बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी घटनी चाहिए, ठीक है, लेकिन वो किस में? नंबर्स में। अब ध्यान से समझना, नंबर लाइन की आपको यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, ठीक है, उसको एक बार बना देता हूँ। यहाँ पे ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ठीक है भाई, -1 -2 -3। अच्छा आपको एक बात पता है, इधर जाते हैं जैसे जैसे हम इधर बढ़ेंगे तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है,
ठीक है, और ये यहाँ पे डिक्रीज होता जाता है, यानी कि इधर देखो यहाँ पे भले ही 3 आ गया लेकिन इसके आगे यदि माइनस लग गया ना तो ये क्या होगा, -2 से भी छोटा हो जाएगा। ठीक है, यही तो बात हमने पढ़ी थी बचपन में। अच्छा, अब आप एक बात बताओ मुझे, यदि मैं यहाँ पे देखता हूँ, यदि मैं r को बढ़ाता हूँ, क्या बोला मैंने, यदि मैं r को बढ़ाता हूँ तो बताइएगा जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होनी चाहिए, जो सॉरी r को यदि घटाता हूँ, घटा लो यहाँ पे इसको, यदि मैं r को यदि घटाता हूँ तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होनी चाहिए, तो आप बोलेंगे सर पोटेंशियल एनर्जी बढ़नी चाहिए। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन बाबू मेरी बात एक बात सुनो यहाँ पे ध्यान से कि भाई ये Q1 पॉजिटिव है, Q2 नेगेटिव है, यानी कि जो ओवरऑल आंसर आने वाला है ना वो नेगेटिव में ही आने वाला है। आ रही बात समझ में? बिल्कुल सही बात है, यदि मैं R को कम कर रहा हूं तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी लेकिन वो नंबर में बढ़ती जाएगी। जिस प्रकार से आप यहां पे देखते जा रहे हैं कि ये नंबर में तो आगे बड़ा होता जाएगा, -4 -5 -6, लेकिन इसके आगे माइनस का साइन लग गया, यानी कि ये क्या हो रहा है, और ज्यादा छोटा होता जा रहा है। इतनी बात क्लियर है या नहीं है, पहले ये बताओ। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पे जो एक चार्ज है ना वो क्या है, नेगेटिव है, और ये नेगेटिव क्या करता जा रहा है, उसको और कम करता जा रहा है, भले ही वो नंबर में बढ़ता रहे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सर R घटाने से पोटेंशियल एनर्जी ओवरऑल क्या हो रही है, घटती जा रही है। -4 -5 -6 -7 -8, भले ही नंबर बढ़ता रहे कोई दिक्कत नहीं है, भले ही नंबर बढ़ता रहे, लेकिन यहाँ पे भैया पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कम होती जा रही है। अब आपने एक रूल पहले पढ़ा हुआ है कि जितनी कम पोटेंशियल एनर्जी होगी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, जितनी कम पोटेंशियल एनर्जी होगी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। इसको ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए 2 यहाँ पे नाभिक हैं, ठीक है, 2 परमाणु हैं, उनके नाभिक हैं, ये प्लस हो गया, ये यहाँ पे ये भी प्लस हो गया। अच्छा, यदि मैं इनकी दूरी को अनंत कर देता हूँ, यदि मैं इनकी दूरी को अनंत कर देता हूं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी यहाँ पे भैया, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, दूरी को यदि मैंने अनंत कर दिया पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे 0 हो जाएगी। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपको ये वाली चीज़ ध्यान रखो आप यहाँ पे कि मैं R को कम करते जा रहा हूँ। ठीक है, R को मैं कम करते जा रहा हूँ तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, स्टेबिलिटी क्या होती जा रही है, यहाँ पे बढ़ती जा रही है। अच्छा, एक बात बताओ, यदि मैं इस वाली जगह पे ही क्या करना चाहता हूं, यदि मैं पोटेंशियल एनर्जी को इतना कम करूं, इतना कम करूं, इतना कम कर दूं, इतना कम कर दूं कि पोटेंशियल एनर्जी अपने मिनिमम पॉइंट पे आ जाए, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी क्या करे, मिनिमम हो जाए, तो जो यहाँ पे स्टेबिलिटी होगी, स्टेबिलिटी जो होने वाली है वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगी। और इस ही जगह पे जो यहाँ पे रेडियस जो होगी वो क्या होगी, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ। ठीक है, जो रेडियस होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ के बराबर हो जाएगी। यानी कि मान लीजिए 2 यहाँ पे अपने एटम हैं, ठीक है, वो यदि यहाँ पर है तो उनके बीच में जो रेडियस होने वाली है ना वो किसके बराबर हो जाएगी, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ के बराबर हो जाएगी। क्लियर इतनी बात? अब इस कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाओ। ठीक है, इस कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाओ। अच्छा, मैं एक ग्राफ बना देता हूँ आपके लिए यहाँ पे। ये कुछ इस प्रकार का एक ग्राफ है। वहां पे मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे तो R को रख लिया, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को रख लिया। अच्छा, आप मुझे बताओ, यदि मैं यहाँ पे R बराबर 0 पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 0 होगी। ठीक है, यानी कि और नीचे जो है वो क्या है, -PE है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का मान माइनस में नीचे जाएगा ना। क्लियर है? तो ये ध्यान रखना, ऐसे आ रहा है। ठीक है, ऐसे आ रहा है। ऐसे क्यों किया मैंने भाई, अनंत पे, R बराबर अनंत पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0 है। अब जैसे जैसे मैं यहाँ पे R को कम करते जा रहा हूँ, जैसे जैसे मैं यहाँ पे R को कम करते जा रहा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो देख लो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आपको कम होती हुई नजर आ रही है। अब एक पॉइंट ऐसा है ये वाला, अब एक पॉइंट यहाँ पे ऐसा आएगा जहाँ पे क्या होगा, इस वाले पॉइंट पे क्या होगा भाई, यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा। इस वाले पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी, और वहाँ पे स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो जाएगी, और जो R रहेगा वो क्या हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ के बराबर उसको बोलेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे देखा जाएगा तो इस वाली जगह पे जो R है ना वो क्या है, बॉन्ड लेंथ है। इस वाली जगह पे जो R है वो क्या है, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैंने क्या किया यहाँ पे, इसको और ज़्यादा कम करना स्टार्ट कर दिया मैंने। जो रेडियस थी ना वो क्या आ गई, बॉन्ड लेंथ पे तो आ गई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको और ज़्यादा कम कर रहा हूँ, रेडियस को और ज़्यादा कम किए जा रहा हूँ। अब जैसे ही रेडियस को मैं और ज़्यादा कम करूँगा तो आप एक बात बताओ मुझे, जैसे कि मान लो ये दो हैं, ठीक है, अब यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है, ये भी पॉजिटिव है। अब यार एक सिचुएशन ऐसी आ गई जहाँ पे भैया स्टेबिलिटी बढ़िया हो गई, कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन मैं ज़बरदस्ती उनके साथ करता हूँ, उनको और ज़्यादा पास में लेके आता हूँ, तो अब यहाँ पे क्या होगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे ये प्लस हो गया, यहाँ पे ये प्लस हो गया। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो यहाँ पे हाथ खड़े कर देंगे, यहाँ पे अब जो इनके प्रोटॉन्स है ना, यानी कि जो इनके नाभिक है, वो लड़के यहाँ पे क्या होंगे, बोलेंगे कि मैं प्लस हूँ तू प्लस है। एक काम करते हैं, दोनों के दोनों यदि प्लस है ना, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यदि देखा जाएगा तो K(Q1Q2) अपॉन R होता है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, R को और कम कर रहा हूँ, ठीक है, R को मैं कम करता गया। अब यहाँ पे जैसे मैं R को कम करता गया तो क्या हुआ, नाभिक और पास आते गए, नाभिक जैसे ही पास आते गए तो अब इन दोनों के बीच में यहाँ पे क्या होने लग जाएगा, रिपल्शन होने लग जाएगा। यानी कि अब जो आकर्षण पर यहाँ पे जो रिपल्शन है, यानी कि प्रतिकर्षण जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हावी हो जाएगा। यानी कि अब आकर्षण को यहाँ पे प्रतिकर्षण ज्यादा नहीं होने देगा। यानी कि इस वाली कंडीशन में हम बात करें तो Q1 प्लस है, Q2 भी यहाँ पे प्लस है। जो प्रतिकर्षण है वो क्या हो जाएगा, आकर्षण से ज्यादा हो जाएगा। और जैसे ही यहाँ पे आकर्षण से ज्यादा हुआ, R को और कम करते गया, जैसे ही मैंने R को कम किया, तो एक ऐसी सिचुएशन आ गई जहां पे ये क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। अब क्यों बढ़ेगी पोटेंशियल एनर्जी, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे पहले प्लस और माइनस था इसलिए कम हो रही थी। अब यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस में बढ़ने लग जाएगी। अब जैसे ही प्लस में बढ़ने लगेगी और हम क्या करते जा रहे हैं, इसको कम करते जा रहे हैं, और ये यहाँ पे बॉन्ड टूट जाएगा। क्लियर है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, और पोटेंशियल एनर्जी जैसे ही बढ़ी है, स्टेबिलिटी यहाँ पे क्या हो गई, खत्म हो गई, स्टेबिलिटी यहाँ पे कम हो गई, और एक साथ यहाँ पे क्या हो जाएगा, बॉन्ड टूट जाएगा। क्लियर है इतनी बात, फिर से समझेंगे ग्राफ को। ग्राफ आपके कोर्स में है, ध्यान दीजिएगा, ये एग्जाम में आता भी है। R बराबर इनफाइनाइट पे तो ये क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो रही है। जैसे ही मैं R को कम करते गया, वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी जो रहेगी वो माइनस में यहाँ पे बढ़ती रहेगी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है। अब इस वाली जगह पे एक पॉइंट पे क्या होगा, ये अच्छी स्टेबिलिटी में आ जाएंगे। उसी को हम क्या बोलेंगे, उस जगह पे जो रेडियस होगी ना उसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे BL बोलेंगे, यानी कि बॉन्ड लेंथ बोलेंगे। अब मैंने क्या किया, और जगह में जबरदस्ती कर रहा हूं यहाँ पे दोनों के नाभिक के साथ में, और पास में लेके आते जा रहा हूं, तो वहां पे क्या होगा, अब जो प्लस प्लस है, यानी कि जो दोनों के नाभिक हैं उनके बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण बढ़ेगा। प्रतिकर्षण जैसे ही बढ़ा, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, फटाफट से एक साथ बढ़ जाएगी। और जैसे ही यहाँ पे एक साथ पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी तो वहां पे बॉन्ड क्या होगा, टूट जाएगा, स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी। और आपको यहां से ग्राफ इस प्रकार से देखने को मिलता है, आपकी बुक में ये दिया हुआ है, ठीक है, इधर वाले पेज पे देख लेना। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या बात कर ली अभी, कि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और जैसे पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे मैक्सिमम यानी कि पोटेंशियल एनर्जी से बढ़ाएंगे, वैसे ही क्या होगा, स्टेबिलिटी कम होती जाएगी। अब फंडा पूरा क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो अब इसको यहीं पे रोकते हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा आपके पूछा नहीं जाएगा एग्जाम में, ठीक है। ये भी थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया, बट ये थोड़ा सा समझना जरूरी है, ठीक है। तो अब अगली क्लास में हम बात करेंगे किसके बारे में, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में, VBT कॉन्सेप्ट। अभी तक तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करा के कोलोन बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगली क्लास में हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे क्षेत्रफल जो एरिया रहेगा उसको क्या करेंगे, वहाँ पे शेयर करेंगे, साझित करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।